जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग तो पता नहीं क्या पढ़ते रहे, या हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता रहा है और क्यों पढ़ते रहे। कि 1922 में ही फरवरी में वो तीसरी बार पकड़े गए, उसमें उनको बेत की सजा हुई है। तो जब उनको बेत की सजा हुई उसके 2 महीना पहले जब वो पकड़े गए हैं तो उनके नाम के साथ आजाद लिखा हुआ है। इसका मतलब बेत मारे जाने से और आजाद तखल्लुस यूज करने से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ते रहे क्योंकि मूल स्रोतों पे हम लोग जाने की कोशिश नहीं की, कभी झांकने की उसमें कोशिश नहीं की। मैंने थानों के भी रिकॉर्ड चेक किए हैं, थानों के रिकॉर्ड मैंने इस पुस्तक में लगाया। इवन कर्नल थाने में जिस दिन उनकी शहादत हुई है वो रजिस्टर आज भी जीवित है, बहुत खराब हालत में, जीर्ण हालत में है। उसको प्रिजर्व भी करवाया हम लोगों ने कह करके, और फिर उसको तर्जुमा करवा करके उर्दू में जो लिखा है वो भी दिया। उसकी मूल फोटो जो है उस रजिस्टर की वो भी हमने देने का दिया है इस किताब में। देखेंगे तो पता चलेगा काकोरी के लगभग 2 महीना पहले से सीआईडी ने उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। हम लोग आज तक यही इंप्रेशन रखते थे कि काकोरी होने के बाद उनका नाम पहली बार पुलिस फाइल में आया है, लेकिन पुलिस फाइल में उनका नाम काकोरी के 2 महीना पहले आ गया है। भविष्य अखबार ने उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की। उसी तरीके से एक व्यक्ति के लेखन ने उनके डेथ और उसके बाद, उनकी शहादत और उसके बाद के जीवन पर बहुत ज्यादा भ्रांतियां पैदा की हैं, और उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र गौर। तो सुनी सुनाई बातों से ही उन्होंने कहा है। उसकी किताब में इतने मिथक हैं, इतने झूठ हैं कि जब मैंने पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि लोग इसको ऑथेंटिक कैसे मानते हैं, क्योंकि वो जिस फाइल की बात बार बार कर रहा था उस फाइल को मैंने देखा है, और उस फाइल को देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि उस आदमी ने उस फाइल को देखा ही नहीं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। कि चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या की थी कि नहीं की, मतलब उन्होंने अंतिम गोली मारी थी कि नहीं अपने आप। जितने लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपनी कनपट्टी पे गोली मारते हुए देखा, उनमें से किसी का नाम आज तक नहीं मिला। यहाँ पे मिथक है। अगर जैसे ही आप नाम लेंगे कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की, एक नाम एकदम से उछलता है कि नेत्राम ने मरवा दिया। उनकी डेथ होती है मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू जी के जो वापस लाया जाता है, गांधी जी उनके साथ साथ आते हैं, और जो अंत्येष्टि मोतीलाल नेहरू जी की जब होती है बेनी घाट पर, यहाँ पर गंगा जी के किनारे, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद शरीक होते हैं। सुरेंद्र नाथ शर्मा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बिना खाए पिए वो अपना चेहरा ढक करके दिन भर उसी भीड़ में चलते रहे चंद्रशेखर आजाद, और शाम को लौट के आए मेरे घर पे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, भैया आज देश का बहुत बड़ा लीडर चला गया। उसमें लिखते हैं कि हम लोग पार्क में बैठे थे और इतने में देखा कि गांधी जी अपने 6-7 अनुयायियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। तो मैंने भैया की पीठ में, चेहरा मेरे तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी, तो हम दोनों लोग खड़े हो गए और फिर हमने दूर से उनको गांधी जी को प्रणाम किया, और गांधी जी ने हम लोगों को देख करके हाथ उठाया। चंद्रशेखर आजाद अपनी शहादत के मुश्किल से 10 दिन पहले गांधी जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो आज तक इतिहास ने उस तीसरे साथी को क्यों नहीं, मैंने खोजा है, करीब 10 पन्ने उस पर लिखा है। उसका नाम हजारी लाल था। हजारी लाल वहां मौके पर मौजूद था। उसके बाद वो 37 की छपी हुई किताब है जो टेररिज्म इन इंडिया, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है बेसिकली इंटेलिजेंस विभाग की, और वो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है, यहाँ की लाइब्रेरी में भी होगी। उसमें बिहार वाले खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्हेन चंद्रशेखर आजाद वाज शॉट डेड, ही वाज प्रेजेंट देयर एंड ही फ्लेड फ्रॉम देयर। इसके बारे में हजारी लाल के बारे में। लेकिन उन लाइनों को 1937 से आज तक किसी ने निकालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि किसी ने मूल स्रोत पे काम करने की कोशिश नहीं की। जो उनकी एक्चुअल में मुखबिरी किया था उसका नाम शिवचरण लाल मिस्त्री था। उसकी मैंने ओरिजिनल फाइल पढ़ी है, और उस फाइल को पढ़ने के बाद मैं 110% क्लियर हूं कि उस व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की। इसके पहले कि वो एक्शन करते, गोली चलाते, उसके पहले ही जो एसपी सीआईडी था उस समय का, नाट बाबर, उसने गोली चला दी और वो गोली उनकी जांघ में लगी, उनके पैर की जांघ में लगी, जिससे उनकी हड्डी क्रैक हो गई। उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट के दौरान ये लिखा गया है कि उनके पास चले हुए 22 कारतूस पड़े थे और जिंदा 16 कारतूस बचे हुए थे, यानी कि वो अंतिम कारतूस नहीं था जो कि हम लोग को बताया जाता, अंतिम गोली नहीं थी। और जो पिस्टल थी वो उनके बाएं हाथ की तरफ पड़ी हुई थी। इसका मतलब ही वाज फायरिंग विद लेफ्ट हैंड। और रीजन उसका मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी अंग में गोली लगती है, आपके पैर में गोली लगेगी तो पूरा पैर पैरालाइज हो जाएगा। उनको जो गोली लगी है टेम्पोरल बोन पे, पहली बात तो नहीं लगी है, यानी कि वो कनपटी नहीं है। उनको गोली लगी है पेराइटल बोन पे, दिस। दूसरी बात कि अगर गोली यहां लगेगी तो पार यहां से होगी, वो गोली यहां फंसी हुई है, पोस्टमार्टम में निकल रही है, मतलब एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब कहीं हाइट से गोली आ रही है। और जो पिस्टल इतनी ताकतवर है कि 58 गज पर एक आदमी का जबड़ा तोड़ सकती है, अगर उसको भेजे से सटा के मारा जाए तो क्या कंडीशन होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तो एग्जिट वुंड है ही नहीं है, मतलब गोली निकली नहीं है, गोली फंसी हुई है। कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर का जन्म 12 मई
1982 को पत्तनपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विभाग में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है और उनकी प्रकाशित कृतियां पत्तनपुर, मेरा गांव मेरे लोग एक रिसर्च अध्ययन है। इतिहास के आईने में आजमगढ़ उनका एक इतिहास लेखन है जिसे हम लोकल हिस्ट्री के फ्रेम में या रीजनल हिस्ट्री के फ्रेम में इतिहास का शोधार्थी होते हुए जान सकते हैं। और उनका अगला लेखन है 1857 के अमर नायक राजा जयलाल सिंह, एक इतिहास लेखन है। मारीच पथ कहानी संग्रह है। कपूत, बालू रेतवा, चल मन गंगा जमुना तीर सर के उपन्यास हैं। इसके अलावा सर ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 100 से अधिक शोध और कहानियां लिखे हैं जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। और सर यूट्यूब पे भी बहुत सक्रिय हैं और अपने चैनल के माध्यम से अपने वक्तव्यों को जनमानस तक पहुंचाते हैं। इतिहास के आईने में आजमगढ़ पुस्तक के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2020 में आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं वर्ष 2022 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सर को सम्मानित किया गया। सर का जो करंट डेजिग्नेशन है वो है कमांडेंट 4th कॉर्प्स पीएसी प्रयागराज। और जैसा कि सर आईपीएस ऑफिसर हैं तो अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए वो इतिहास लेखन की इस श्रृंखला में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर को उनके वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। मंचस्थ आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे, अध्यक्षता कर रहे श्री आलोक प्रसाद जी, अनुराधा मैडम और संतोष भदौरिया जी। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, शोधार्थीगण, साथियों, कार्यक्रम हम लोगों का 11 बजे शुरू होना था, थोड़ा विलंब से शुरू हो पाया, 11:30 बजे के आसपास शुरू हो पाया। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य इसके पहले हुए हैं आपके सामने। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कहनी है मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर कहूँगा। लिखने, पढ़ने और बोलने के मामले में बड़ा लालची टाइप का मैं हूँ, जो भी समय मिलता है उसको ले ही लेता हूँ। तो एक तो जिस व्यक्ति या जिस व्यक्तित्व को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का नाता इस यूनिवर्सिटी से भी रहा है, यहाँ के छात्रों से भी रहा है। और अभी जैसे सवेरे ही आलोक साहब से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि इस पुस्तक के अलावा भी शोध मेरा जारी है, बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल करके उभर करके आ रही हैं। तो उसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि आज़ाद जी की शहादत के बाद, यानी कि पोस्टमोसली जो उनका नाम फैला है, उनका नाम बढ़ा है शहीद के रूप में, उस परचम को, उस झंडे को अगर कोई थामने वाला था तो वो आप लोगों से मेरा जो कहना है, आप लोगों का की तरफ इशारा है, वो यहाँ के छात्र थे, यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तो इस बार की ताली आप लोग अपने लिए बजाइए कि ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और जो भी बातें कही गई हैं प्रमाणित स्रोत से कही गई हैं, कोशिश यही रही है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। कोशिश यही रही है। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि ऐसी हों जो आपकी मान्यताओं पर चोट पहुँचाएं, हो सकता है हमारी और आपकी धारणाएं जो है उस पर चोट पहुँचाएं। और जब भी हमारी स्थापित मान्यताओं पर चोट पड़ती है तो वहाँ से आलोचना निकल के आती है। और मैं इस इंतजार में हूँ कि एक बढ़िया सी आलोचना निकल के आए जिसकी मैं आलोचना करूँगी। तो वो मुझे लग रहा है कि छात्र ही करेंगे, क्योंकि छात्र ही इतने ऊर्जावान होते हैं और इतने शक्ति संपन्न होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उनके बारे में मिथक और भ्रांतियां बनी। कारण यही था कि नाम तो वो बहुत बड़ा हो गए थे, इवन अपने जीवन काल में बहुत बड़ा नाम हो गए थे। ये सिर्फ उनके साथियों के संस्मरणों से नहीं पता चलता है, बल्कि जो उस समय के ब्रिटिश
ऑफिसर्स थे, मतलब सीआईडी का जो समय का सबसे बड़ा अफसर था उसका नाम था एस.टी. होलिंस। एस.टी. होलिंस ने ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे बहुत काम किया है और बहुत सारी उसकी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक उसकी आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उसको पढ़िएगा, नो 10 कमांडेंट्स। नो 10 कमांडेंट्स में एक चैप्टर ही है सीआईडी टेरर। सीआईडी टेरर में बेसिकली चंद्रशेखर आजाद की शहादत के दिन का विवरण है, मतलब उनकी शहादत के बाद उसने उस स्थान को विजिट किया है, उसका मुआयना किया है और उसके बाद उसने चीजें लिखी है। तो उसमें उसने इस बात का उल्लेख किया है कि चंद्रशेखर आजाद अपने आप को यूनिवर्सिटीज में छिपाता है, वहां के हॉस्टल्स में छिपाता है, वहां के बच्चों के साथ अपने आप को छुपा करके रखता है। और दूसरी चीज जो उसने कही है कि वो बड़ी आश्चर्यजनक है। जैसे हम लोग कई बार चीजों को मिस्टीरियस बना करके उसका आनंद लेते हैं, या किसी को बड़ा बनाना होता है तो तमाम कथा कहानियां कर लेते हैं, लेकिन सच जो होता है ना, वो इन कथा कहानियों से ज्यादा खूबसूरत होता है। सच जो है वो इनसे ज्यादा, सच जो है उससे ज्यादा मिस्टीरियस है। तो जब आप सच की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने नई गढ़ी हैं, लेकिन वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी की सच की चीजें हैं। तो वो एक बात बताता है जो एज अ पुलिस ऑफिसर भी कहिए मुझे बहुत अपील करती है और एज अ प्रोफेशनल भी बहुत अपील करती है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जो मुठभेड़ हुई थी वो तो बहुत लंबी कहानी है और इसमें करीब 200 पन्ने, इसमें इस किताब के 200 पन्ने सिर्फ इसी बात में है कि मुठभेड़ किसने की और कैसे हुआ, और जो एनकाउंटर था पुलिस के साथ मुठभेड़ थी वो कैसे हुई, वो काफी लंबा चैप्टर है। लेकिन उसमें जो एक छोटी सी चीज है उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं कि उसमें एक डिप्टी एसपी भी थे। जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक डिप्टी एसपी थे, ठाकुर विशेश्वर सिंह। ठाकुर विशेश्वर सिंह को जबड़े में गोली लगी थी, चंद्रशेखर आजाद की बंदूक की गोली लगी थी, उनके पिस्टल की गोली लगी थी, और उसके बाद उनको फोर्स रिटायरमेंट दिया गया था, मतलब उसको रिटायर कर दिया गया था। हालांकि उसको पुरस्कार भी उस समय मिला था, काफी बड़ा पुरस्कार मिला था। ठाकुर विशेश्वर सिंह ने जहां से छुप करके चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई, उस स्थान की नाप एस.टी. होलिंस ने करवाई। चंद्रशेखर आजाद को उस समय तक 3 गोलियां लग चुकी थी, एक जांघ में, दूसरी गोली जो पता नहीं चली थी बाद में पोस्टमार्टम के समय आई कि इस पोर्शन को रब करते हुए उनके फेफड़े के पास जाके रुकी थी, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी उनके अंदर। उस परिस्थिति में भी बाएं हाथ से गोली चलाते हुए, हालांकि वो राइट हैंड साइड थे, ऐसा नहीं है कि वो लेफ्टी थे, वो राइट हैंड से भी चलाते थे और बाएं हाथ से भी चलाते थे। बाएं हाथ से गोली चलाकर उन्होंने 58 गज पर एक आदमी का जबड़ा तोड़ दिया। ये आश्चर्यजनक, ये अद्भुत है। इसकी चर्चा इवन जो जिसको श्रेय दिया जाता है चंद्रशेखर आजाद को शहीद करने का, नाट बाबर जो एसपी सीआईडी था, उसने भी इसको माना है। इनकी पिस्तौल को वो लेके चला गया था 1972 में, वो पिस्तौल बहुत प्रयासों के बाद वो लौटी है और उस पिस्तौल को लौटाने के कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ भी हुई है, नाट बाबर की। तो उसमें जो आश्चर्यजनक चीज है, जब उसको पत्राचार हुआ कि भाई आप पिस्तौल लेके गए, वो पिस्तौल वापस कर दीजिए, तो उसने कहा कि जहां पर वो शहीद हुए तो मुझे पता चला कि वहां पर उनकी प्रतिमा लगी है, उसकी आप लोग फोटो भेजिए। सोचिए कि एक विदेशी हुक्मरान जो इतनी हिकमत करके और हमारे जो क्रांतिकारी उनको शहीद कर रहा है, उसके मन में उनकी प्रतिमा को देखने की इच्छा है। ये उनकी उपलब्धि है। चंद्रशेखर आजाद की जो उपलब्धि है वो ये उपलब्धि है, उनकी महानता ये है। जो किताब है, किताब की प्रक्रिया, कैसे ये किताब अस्तित्व में आई, कैसे लिखी गई, वो तो बहुत डिटेल में आपको इसकी भूमिका में मिल जाएगी। उस पर चर्चा करने की आवश्यकता भी मुझे नहीं लग रही है और बहुत ज्यादा समय भी हम लोगों के पास नहीं है। कुछ चीजें जो इसके नाम को सार्थक करती हैं उस पर मैं आपसे जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा, यानी कि मिथक बनाम यथार्थ। तो इसमें मिथक क्या है और यथार्थ क्या है। जैसे एक बहुत चर्चित जो स्वरूप चंद्रशेखर आजाद का हम लोगों के सामने आता है, उसमें यह कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुलिस ने पकड़ा बनारस में, जैसा कि अभी संतोष भदौरिया साहब कह रहे थे कि बनारस में उनको गिरफ्तार किया। वो पहली और अंतिम बार था। चंद्रशेखर आजाद से जो खरे घाट मजिस्ट्रेट था उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने बताया आजाद। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, स्वाधीन। और तुम रहने वाले कहाँ के हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने बताया जेल खाना। इससे चिढ़ करके उसने इनको 15 बेंत की सजा दी, इनको 15 बेंत मारी गई। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज के बाद मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए अपने नाम के साथ तखल्लुस लगाया आजाद, और वो आजाद हो गए। इसमें 4 चीजें आई हैं और चारों चीजें जब आप मूल स्रोतों पे जाएंगे, जब मुख्य स्रोतों पे जाएंगे, तो चारों चीजें आपको पता चलेंगी कि झूठ गलत है। उन चारों चीजों की मैं एक तरफ से चर्चा करना चाहूंगा
कि पहली बात तो ये कि चंद्रशेखर आजाद एक बार नहीं पकड़े गए थे बल्कि 4 बार पकड़े गए थे। जो उस समय के आज अखबार को अगर आप देखेंगे, पुराने आज अखबार का मतलब 1920 का, 1921 का, 1922 का, और उसका स्रोत भी मैं बता दूं आज के डेट में वो अखबार कहां पे है। आज के डेट में आज अखबार का सबसे बड़ा संग्रह काशी नागरी प्रचारी सभा बनारस में है। काशी नागरी प्रचारी सभा बनारस में मैं कई बार गया इस सिलसिले में, स्पेशली समय लेके तो नहीं गया क्योंकि अधिकारी हूं तो मेरी ड्यूटियां लगती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए या राष्ट्रपति महोदय आए तो उनके समय में ड्यूटियां लगती थी। उन ड्यूटियों में से ही थोड़ा सा समय चुरा करके निकाल करके घंटा भर, 1 घंटा, आधा घंटा जाकर के मैंने कोशिश की, और उस कोशिश के दौरान 4 जगहों पर चंद्रशेखर आजाद जी का नाम मुझे मिला है, 1921 और 1922 का। और जब वो पूरा इसमें है, किताब में टोटल चीजें हैं जो अखबार में छपा है, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी, उस अखबार की पृष्ठ संख्या भी मिल जाएगी। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग तो पता नहीं क्या पढ़ते रहे या हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता रहा है और क्यों पढ़ते रहे। उसमें जो पहली गिरफ्तारी उनकी हुई है वो 1921 की दिसंबर में हुई है, और दिसंबर महीने में ही संपूर्णानंद जी पकड़े गए हैं जो जिला अध्यक्ष थे उस समय बनारस में कांग्रेस पार्टी के। जब उनको गिरफ्तार किया गया है तो सत्याग्रहियों ने वहां पर जुलूस निकाला है, बड़ा लंबा जुलूस निकला है, और उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इनका नाम पहली बार अखबार में उसी समय छपा है। एक जगह चंद्रशेखर लिखा हुआ है लिस्ट में, और दूसरी जगह जब सजा हुई है तो चंद्रशेखर ब्रैकेट पहले आजाद लिखा है, ब्रैकेट में चंद्रशेखर लिखा है। दूसरी गिरफ्तारी इनकी होती है फरवरी 1922 में, दूसरी बार पकड़े जाते हैं जनवरी 1922 में, मतलब मुझे लग रहा महीना भर के अंदर अंदर पकड़े जाते हैं, और वो पिकेटिंग कर रहे होते हैं। उस बार इनको ना तो जेल भेजा जाता है ना तो कोई सजा दी जाती है, क्योंकि नाबालिग थे और देखने से जो तो कद भी उनका छोटा था तो और बच्चे लगते थे, तो उनको उस समय ऐसे कह के छोड़ दिया गया कि भाई दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। लेकिन उसके बाद 4 लोगों ने मिलकर के आज के संवाददाता को एक पत्र लिखा है, जो पत्र इसमें उद्धृत है। उसमें उन्होंने लिखा है कि काशीपुरा चौमुहानी तक कैसे पुलिस वाले हमको पकड़ के ले गए और भद्दी भद्दी गालियां देते गए और कहे तुम लोग नालायक हो, भाग जाओ यहां से, इस टाइप की चीजें जो है। तो उसमें भी आजाद ही लिखा हुआ है। मैं आजाद आजाद क्यों कह रहा हूं कि 1922 में ही फरवरी में वो तीसरी बार पकड़े गए, उसमें उनको बेत की सजा हुई है। तो जब उनको बेत की सजा हुई उसके 2 महीना पहले जब वो पकड़े गए हैं तो उनके नाम के साथ आजाद लिखा हुआ है। इसका मतलब बेत मारे जाने से और आजाद तखल्लुस यूज करने से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ते रहे क्योंकि मूल स्रोतों पे हम लोग जाने की कोशिश नहीं की, कभी झांकने की उसमें कोशिश नहीं की है। आज अखबार लगभग सड़ने की कगार पे है, वहां पे रखा हुआ, बड़ी मुश्किल से उसकी फाइलें मिल पाती है, बड़ी मुश्किल से उसको पलट के देखा जा सकता है। कुछ का उन्होंने लेमिनेशन करवा दिया, टिश्यू पेपर लग गया तो उसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब आंख की रोशनी आपको थोड़ा सा बढ़ानी पड़ जाती है, हैंड लेंस यूज करना पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो तथ्य निकल के आया वो ये है कि आजाद तखल्लुस, पहली बात तो उसका बेत से कोई लेना देना नहीं है, वो उसके पहले उन्होंने यूज किया है, और क्यों यूज किया है उसका भी विवरण इसमें आपको बहुत डिटेल में इस पुस्तक में दिया गया है। दूसरी चीज जो ये आती है कि उनको 15 बेत मारी गई थी। जितने भी मूल स्रोत हैं, मतलब आज ऐसा अखबार था कि बनारस में छोटी सी छोटी घटना को भी वो लिखता था, छोटी सी छोटी घटना को भी रिपोर्ट करता था, और जो न्यायालयों में चीजें होती थी उस पर एक अलग कॉलम ही छपता था। काशी के मुकदमे, काशी के मुकदमे में किसी ने क्या कहा है, किस मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, मजिस्ट्रेट के सामने किसी कैदी ने क्या कहा, जिसको पकड़ा गया उसने क्या कहा, या फिर जो पकड़ के ले आया है कांस्टेबल ने क्या बयान दिया, सारी चीजें छपी हुई है। अगर ये जो बात हम लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है और मेरा घर जेल खाना, अगर ऐसी बात होती तो 110% आज अखबार उसको रिपोर्ट करता, लेकिन आज अखबार में उसकी रिपोर्टिंग नहीं है। तो फिर बात उठती है कि ये कहानी आई कहां से, ये कहानी शुरू कहां से हुई, उस कहानी की भी कहानी है। एक अखबार छपता था यहाँ से भविष्य सिर्फ 1.5 साल के आसपास चला है। एक प्रेस हुआ करता था, कर्मयोगी लिमिटेड प्रेस हुआ करता था, उसके मालिक थे रामरख सहगल। उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की है, उनकी भी डिटेल इस पुस्तक में आपको मिलेगी। तो उससे एक तो कर्मयोगी निकलता, तो वो चांद निकलता था, दूसरा भविष्य निकलता था। तो भविष्य अखबार का जो संवाददाता था उसने मौका मुआयना किया था, जिस दिन शहादत हुई थी उस दिन उसने मौका मुआयना किया था। और फिर वो चूंकि साप्ताहिक था तो चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी की है और 28 या 29 का महीना रहा होगा, और 5 फरवरी का उसका अगला अंक आया, उसमें एक लेख है चंद्रशेखर आजाद के जीवन के ऊपर। वहां पर पहली बार ये कहानी आती है कि तुम्हारा नाम क्या है, आजाद, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, स्वतंत्र, और स्वतंत्र उसमें लिखा है, इसको भी आप पकड़िएगा, स्वतंत्र शब्द लिखा हुआ है, और तुम रहने वाले कहां पे हो या तुम्हारा घर कहां है, जेल खाना।
1931 में 5 मार्च को ये खबर छपती है। उसके बाद 1948 तक 49 तक बहुत सारी किताबें छपती है आजाद को लेकर के, बहुत सारे लेख छपते हैं। विप्लव पत्रिका का पूरा अंक 1939 में आजाद अंक के नाम से छपता है, जिसमें करीब 12-14 साथियों के इनके संस्मरण है। लेकिन ये कहानी, ये ड्रामा और फिर कहीं नहीं मिलता 47-48 तक। 47 और 48 में 2 किताबें छपती, 3 किताबें बल्कि छपती है। एक आजादी के परवाने, एक आजादी के परवाने रामरख सहगल की किताब है, दूसरी किताब जो है वो कानपुर के विद्रोही है, और तीसरी भगत सिंह की जीवनी छपती है जो सचिंद्र नाथ सान्याल के भाई ने लिखी थी, जितेंद्र सान्याल जी ने। उन तीनों में इस कहानी का उल्लेख है, क्योंकि उन तीनों ने भविष्य को अपना आधार बनाया था। जो भविष्य अखबार है उसको अपना आधार बनाया था, इसलिए उस कहानी को उन्होंने लिखा। लेकिन आप सोचिए 1931 से लेकर के 1948 तक, यानी कि लगभग 17 साल तक कोई इस तरह की कहीं किसी ने नहीं लिखा। उसके बाद फिर ये कहानी नदारद है। आप जितने स्रोत हैं मूल उसके बाद उठा के देख लिए, चाहे यश की धरोहर हो या फिर विश्वनाथ वैशम उसकी किताब हो, सॉरी, या फिर उनकी किताब हो, यशपाल जी की हो, सिंगारोलोसन, उन सारी किताबों में कहीं इस कहानी का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इस कहानी का उल्लेख फिर मिलेगा 1967 में, 1967 में। 1967 में 2 किताबें छपती हैं, जिसमें से एक किताब आज तक या अभी तक चंद्रशेखर आजाद की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट जीवनी मानी जाती है। जो उनके सबसे करीबी साथी थे विश्वनाथ वैशंपायन, उनके साथ इवन एक कमरे में रहते थे, उनके बॉडीगार्ड के तौर पे 5 या 6 साल तक उनके साथ चले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण किताब उनकी मानी जाती है। एक किताब वो छपती है, और उसके 3 महीने के बाद उनके साथी नंद किशोर निगम की एक किताब आती है, बलिदान। मतलब 3 महीने के अंदर में ही 67 में 2 किताबें छपती हैं। वहां पर यह कहानी दोबारा दिखती है 1948 के बाद। बीच में जितनी किताबें छपी है कहीं ये कहानी नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा चेंज है, कि जो इनके पिता का नाम स्वतंत्र लिखा हुआ है भविष्य में, उसको बदल करके यहां स्वाधीन कर दिया गया है, यानी उसका अनुवाद कर दिया गया है। और आज तक जितनी किताबें छप रही, चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, चाहे संस्कृत में, चाहे किसी भी भाषा में, चंद्रशेखर आजाद की, वो उस कहानी में आपको यही मिलेगा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, और रहने वाले कहां को, जेल खाना। चंद्रशेखर आजाद जो 4 बार पकड़े गए उसमें उनकी कहीं गवाही नहीं हुई है। सिर्फ चौथी बार जो पकड़े गए हैं 31 मई 1922 को पकड़े गए हैं, वो अंतिम बार पकड़े गए। उसमें उनको 20 रुपए का जुर्माना हुआ था, बड़ा गांव में पकड़े गए थे। मैंने थानों के भी रिकॉर्ड चेक किए हैं, थानों के रिकॉर्ड मैंने इस पुस्तक में लगाया है। इवन कर्नलगंज थाने में जिस दिन उनकी शहादत हुई है वो रजिस्टर आज भी जीवित है, बहुत खराब हालत में, जीर्ण हालत में है। उसको प्रिजर्व भी करवाया हम लोगों ने कह करके, और फिर उसको तर्जुमा करवा करके उर्दू में जो लिखा है वो भी दिया। उसकी मूल फोटो जो है उस रजिस्टर की, वो भी हमने दिया है इस किताब में। तो उसके बाद फिर जो है वो कहानी उसके बाद से आज तक वो ट्रिकल डाउन कर रही है, हर आदमी उसको कट पेस्ट कर रहा है। तो ये किताब इस तरह से बात करती है कि जितने स्रोत मिले हैं लगभग 85 से 90 मेमोयर्स जो उनके करीबी साथियों के संस्मरण है उनको इसमें लिया गया है। इंटेलिजेंस की फाइलें जो आज तक कभी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, उसका शासन से परमिशन लेकर के उनको देखा गया है, उनसे चीजें निकाल करके इसमें दी गई हैं। उस समय के जितने कंटेम्प्रोरी अखबार हैं, चाहे वो द ट्रिब्यून हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, लीडर हो, और अभ्युदय है, भविष्य है, इस तरह के जितने अखबार उस समय प्रचलित, पाइनियर है, सारे अखबारों को उस समय छानने की कोशिश की गई, वहां से निकालने की कोशिश की गई है। जो जुडिशियल प्रोसेस की फाइल्स थी, जो ट्रिब्यूनल्स की फाइल्स थी, उनको मूल में देखा गया है। जैसे अगर आप चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से पहली बार सीआईडी के रडार पे आए हैं देखेंगे तो पता चलेगा काकोरी के लगभग 2 महीना पहले से सीआईडी ने उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। हम लोग आज तक यही इंप्रेशन रखते थे कि काकोरी होने के बाद उनका नाम पहली बार पुलिस फाइल में आया है, लेकिन पुलिस फाइल में उनका नाम काकोरी के 2 महीना पहले आ गया है। और उसके पहले 1 वर्ष तक वो अलग अलग मनी एक्शन, जिसको हम लोग राजनीतिक डकैती कह सकते हैं उस समय की थी, उसमें वो शरीकत करते रहे। आज तक उनकी डिटेल कहीं नहीं मिली है। पूरा मुफ्ती का हो, चाहे बमरौली का हो, जितने भी 4 केसेस 4 या 5 जगहों पर उन्होंने किया है, सराय करके है, सराय काजी या क्या नाम है, 4 जगहों पर उन्होंने किया है या 5 जगहों पर, उसकी डिटेल डेट के साथ, मतलब किस डेट को हुआ, कितने लोग शामिल हुए, वहां क्या क्या घटनाक्रम हुआ, अलग अलग साथियों, कुछ साथियों के संस्मरणों में मिल जाता है। बाकी जो काकोरी की मूल फाइलें हैं, जब आप उसको पढ़ोगे इंटेलिजेंस विभाग में रखी हुई, या जो उनकी ट्रायल प्रोसीडिंग है, तो वो आंख फोड़ने वाली बात है। बहुत घसीटा टाइप की राइटिंग में लिखे हुए हैं, और कहीं कहीं साफ भी है, छपा हुआ भी है। लेकिन जब आप उसमें जाते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आपको मिलती हैं, और वही नई चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। फिर उनका फरारी का जीवन है काकोरी के बाद, किस तरीके से वो पूरा फरारी का जीवन उनका 7-8 तक बीतता है,
वहां पर हरिशंकर ड्राइवर बन करके वो क्या क्या एक्सप्लॉयटेशंस उनके हैं उसकी पूरी डिटेल्स है उसमें। और उसमें जो साथियों की गवाहियां हुई हैं जुडिशियल प्रक्रिया के दौरान, प्रोसीजर के दौरान, उससे भी सहायता ली गई है। उसमें जो कंट्राडिक्शन है उनकी तुलना की गई है। तुलना करने के बाद कोशिश ये की गई है कि जो सच्चाई उसकी तरफ हम लोग इशारा करें, क्योंकि देखिए इतिहास ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। इतिहास को आप गणित की तरह नहीं कर सकते कि 2 दूना 4। इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें मिल रही है, जितने तथ्य हमें मिल रहे हैं, जो फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, उनसे हम एक दिशा में इशारा कर दें, एक संकेत कर दें कि भाई ये चीज हो सकती है। तो आप लोग काइंडली जब भी इस किताब को पढ़िएगा तो इसमें ये मत खोजिएगा कि लेखक ने निष्कर्ष क्या दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि लेखक को खुद भी वो तथ्य नहीं मिल पाए जो वो खोज रहा था, या जितने तथ्यों की जरूरत थी वो नहीं मिल पाई। तो वो एक इशारा कर सकता है, एक संकेत कर सकता है कि ये इसकी सच्चाई हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन को लेकर के जो मिथक, सबसे ज्यादा जो मिस्ट्री श्राउड होती है वो उनके बलिदान या शहादत के आसपास होती है। उसमें कई हैं, और उसमें जैसे भविष्य अखबार ने उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की, उसी तरीके से एक व्यक्ति के लेखन ने उनके डेथ और उसके बाद, उनकी शहादत और उसके बाद के जीवन पर बहुत ज्यादा भ्रांतियां पैदा की हैं। और उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र गौड़। मुझे लग रहा है कई लोगों ने उसमें उनकी किताब देखी भी होगी, आजाद के 2 गद्दार साथी और उनकी पिस्तौल, ऐसे करके उसकी किताब थी। और वो सीआईडी में उसने बताया था कि मैं काम करता हूँ, हेड कांस्टेबल से वो रिटायर हुआ था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जिस समय शहीद हुए तो वो 5-6 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो सुनी सुनाई बातों से ही उन्होंने कहा है, उसकी किताब में इतने मिथक हैं, इतने झूठ हैं कि जब मैंने पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि लोग इसको ऑथेंटिक कैसे मानते हैं। उस किताब की समीक्षा भी है इस किताब में, लास्ट में 1-1.5 पेज में मैंने समीक्षा की है, क्योंकि वो जिस फाइल की बात बार बार कर रहा था उस फाइल को मैंने देखा है, और उस फाइल को देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि उस आदमी ने उस फाइल को देखा ही नहीं है, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। और उसके इस झूठ को आज तक हम लोग इतिहास मान करके उसको जगह जगह कोट करते रहे हैं। इवन जो आजाद के बहुत करीबी साथी थे वो भी उसको ऑथेंटिक मानते रहे हैं। तो जब भी भरोसा करे, जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई कोई बात इसलिए न मान लो कि किसी महान ग्रंथ में लिखी हुई है, इसलिए न मान लो कि किसी बड़े विद्वान या महापुरुष के मुंह से निकली है, इसलिए भी मत मान लो कि मतलब दुनिया मानती है। आप अपने तर्क पे की कसौटी पे उसको कसिए, अगर आपको वो सही लगता है, आपके कंसेंसस को वो अपील करता है, आप तभी मानिए। और अगर नहीं आपको लगता है तो बिल्कुल आलोचना करिए, क्योंकि मैं इसी विचारधारा का रहा हूं, और बेसिकली मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने बीएससी किया, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मेढक चीरता रहा और तमाम स्कॉलियोडॉन मछली का जो है वो करता रहा डिसेक्शन। और फिर एकदम से जब इलाहाबाद आया तो लोगों ने बताया कि भाई जूलॉजी बॉटनी से तुम्हारी नैया पार होने वाली नहीं है, इतिहास ले लो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और इतिहास मैंने लिया चेंज करके, साथ में फिलॉसफी भी ली, उसका बहुत अच्छा लाभ मुझे मिला। उसी साल से मेरा सिलेक्शन होना शुरू हो गया, और ये मेरी तीसरी नौकरी। इसके पहले मैं सप्लाई में सेलेक्ट हुआ, फिर ट्रेजरी में सेलेक्ट हुआ, और फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और होम कैडर में लिया। तो अच्छी बात ये रही कि आप लोगों के बीच में इस तरह के वक्तव्य दे पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे स्पेशली कहीं से फ्लाई करके आना पड़ता। और जो इलाहाबाद में जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो एक तो घर जैसा था, और जहां जहां मैं जाता था सभी यही कहते थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद की एक फाइल है जो मिल नहीं रही है। वहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्या कोई ऐसी फाइल भी है जो चंद्रशेखर आजाद की है और मिल नहीं रही है। प्रयास करता रहा और अंत में वो मिली। उसकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मिली तो उससे बहुत सारे नए चीजें भी मिली, बहुत सारे नए तथ्य भी मिले। तो जैसा कि मैंने कहा कि धर्मेंद्र गौड़ ने उनके शहादत या शहीदी जीवन के ऊपर जो एक मिथक तैयार किया, उन मिथकों में कई चीजें हैं। जैसे पहला मिथक जो सबसे ज्यादा जिस पे चर्चा होती है कि चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या की थी कि नहीं की, मतलब उन्होंने अंतिम गोली मारी थी कि नहीं अपने आप को। तो उस पे देखिए, हम लोग ये बात ना हम साक्षी हैं ना आप साक्षी हैं, और जितने लोग वहां पर मौजूद हैं जो साक्षी होने का दावा कर रहे हैं, मुझे पता है कि जब गोली चलती है तो कई किलोमीटर दूर लोग खड़े होकर के देखते हैं, और कई किलोमीटर से चीजें साफ नहीं दिखाई देती, मुझे जहां तक लगता है। मतलब 200 मीटर के दायरे में तो शायद ही कोई हो, और 250 मीटर के बाद आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं में हम लोग शामिल रहे, तो हम लोग को पता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। जितने लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपनी कनपटी पे गोली मारते हुए देखा, उनमें से किसी का नाम आज तक नहीं मिला। उनके शहादत के 94 साल हो गए, 93 साल हो गए, किसी का नाम आना चाहिए। वो जो कौआ कान ले गया वाली कहानी है ना, कि मतलब अगर पूछिए कि भाई आपको किसने बताया तो कहेंगे फलाना ने बताया, फलाना से पूछिए तो कहेंगे फलाना ने बताया। तो वो जो फलाना का अंतिम बेसिक फलाना है ना, वो कभी मिलता नहीं है। जो आधारभूत फलाना है वो कभी मिलता नहीं है। वो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, और यही उसका परिचय है। किसी भी अफवाह का परिचय यही है
कि उसका कोई मूल स्रोत नहीं मिलता जो कॉन्फिडेंटली कह सके। इवन छोटे छोटे लोगों ने क्या कहा है वो अखबारों में दर्ज हुआ है। मैंने पायनियर में दर्ज हुआ है, उस समय का जो कंटेम्प्रोरी अखबार है, उस समय का कंटेम्प्रोरी अखबार लीडर है। लीडर ने सबसे ज्यादा चीजें छापी हैं, करीब 2 दिन में 3-4 पेज छपा है, बड़ा बड़ा फुल पेज। वो सारे पेजेस में निकाल के ले आया, उसमें उनकी कम से कम 6 फोटो शहादत के बाद छपी है, जो उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो छपी है, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो छपी है, बहुत डिटेल छपी है। तो जब हम उनको एज अ प्रोफेशनल भी पढ़ते हैं या एज अ लेमैन भी पढ़ते हैं, अगर इतिहास की थोड़ी भी समझ है या नहीं भी है, हम कॉमन मैन की तरह भी जब उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें यह समझ में आता है कि ये संभव कैसे है। संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए इनके चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी मित्रों में से और भगत सिंह जी के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे शिव वर्मा जी। शिव वर्मा जी राजमुंद्री जेल में आंध्र प्रदेश में बंद थे, और जब इनकी शहादत का उन्होंने जिक्र सुना तो उनकी क्या दशा हुई वो उसका उल्लेख उन्होंने अपने संस्मरण में किया है। और उसी संस्मरण में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बाद में जब मैं राजमुंद्री जेल से छूटा तो उस शहादत स्थल को देखने के लिए मैं आया, और मैंने देखा तो मेरे अंदर करुणा तो पैदा ही हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक क्षोभ भी पैदा हुआ कि ये कैसा शहर है कि यहाँ के लोगों ने उनको बचाया नहीं। ये देखिए उस क्षोभ की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, इवन जो सबसे करीबी मित्रों में से थे चंद्रशेखर आजाद के इलाहाबाद में, जिनके यहाँ वो रुका करते थे, सुरेंद्र शर्मा पत्रकार थे। सुरेंद्र शर्मा का भी मेमोर मिलता है। कर्नलगंज थाने के ठीक सामने उनका घर था, किराए का घर था, और उसमें कर्नलगंज थाने के सामने ही चंद्रशेखर आजाद आके रहा करते थे। आप सोचिए कितने डेयरिंग पर्सन थे वो, कितने हिम्मती व्यक्ति थे। जैसा कि अभी ये भी बताया गया कि लाइसेंस 2 बार बनवाए, वो स्वयं जाते थे, उपस्थित होते थे, गाड़ी चला के दिखाते थे कि भाई मुझे गाड़ी चलाना आता है, फिर उनको लाइसेंस मिलता था। तो वो डेयरिंग पर्सन तो थे ही, वो अद्भुत शख्सियत तो थे ही। तो उसमें जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी को भी ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद आज शहीद हुए। वहां पे भीड़ लगी थी, वो प्रेस में अपनी किताब दे करके आ रहे थे, वीरा योगा किताब का नाम था, उसका उन्होंने अनुवाद किया था। एक क्रांतिकारी महिला के ऊपर लिखी हुई जो जीवनी थी उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, तो आज भी दिख जाती है किताब ये पुस्तकालय पे। उसको दे करके प्रेस से जब लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां पे भीड़ लगी हुई थी अल्फ्रेड पार्क में। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या होया, सवेरे से ही ये हल्ला मचा हुआ, कोई डकैत मारा गया, चलो देख लूं कौन मारा गया है। सोचिए कि वो व्यक्ति जिसके घर में वो रहते थे, जिसके घर में खाना खाते थे, जिसके साथ उनके अंतरंग यादें हैं, उस व्यक्ति को भी उनकी शहादत तक ये पता नहीं कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। तो वो कहते हैं कि मैं उतर के जब अपनी साइकिल खड़ी करके गया देखने के लिए तो मुझे पता चला कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद उस समय इतनी बड़ी मिस्ट्री थे पूरे देश के लिए, पूरे देश के सिस्टम के लिए, पूरे सीआईडी के लिए, कि किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद मारे गए। कोई ये विश्वास ही नहीं करता था। फिर तस्दीक करवाया पुलिस वालों ने बुला करके, उनके साथियों को झांसी से बुलाया गया, जो सिराजुद्दीन थे उनके साथ, जिनके यहाँ उन्होंने एज अ मोटर मैकेनिक काम किया था 1.5 साल तक, उनको बुला करके और उनकी डेड बॉडी जो फोटो थी उसको दिखा करके तस्दीक किया गया है। और उस व्यक्ति का ऑरा क्या था, उस व्यक्ति की जो इमोशनल बॉन्डिंग थी वो कितनी गहरी थी कि जिस व्यक्ति ने उनकी मुखबिरी की है, या मुखबिरी नहीं, अप्रूवर बना है, यानी सरकारी गवाह बना है, जिसने उन लोगों के अगेंस्ट गवाहियां दी हैं, जिसका नाम कैलाश पति है। कैलाश पति को जब वो फोटो दिखाई गई तो वो रोने लगा, वो अप्रूवर रोने लगा, जिसने उन लोगों के खिलाफ गवाहियां दी हैं, जिसने उन लोगों के खिलाफ काम किया है, उसके भी आंसू आ गए आंखों में। और ये सरकारी फाइल में रिकॉर्ड है, जो सरकारी फाइल है उसमें रिकॉर्ड है कि जब कैलाश पति को दिखाएगा तो वो देख करके रोने लगा। तो चंद्रशेखर आजाद वो शख्सियत थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं ये मानता हूं कि ये संस्था जहां हम लोग खड़े हैं, इतना बड़ा हब है इतिहास का, ये सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी की फैक्ट्री ही नहीं रही है, बल्कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों की ये धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, इतिहासकारों की धरती रही है, दर्शन शास्त्रियों की धरती रही है। लेकिन अभी तक जो काम हमारे क्रांतिकारियों पे होने चाहिए थे वो काम किसी कारण से नहीं हो पाए। और खास करके चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल यहाँ होने की वजह से एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग है। जैसा कि मैडम कह रही थी कि तमाम लोग ये मानते हैं कि वो यहीं के रहने वाले थे, तो वो फीलिंग है यहाँ पे। मिथक है, अगर जैसे ही आप नाम लेंगे कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की, एक नाम एकदम से उछलता है कि नेत्राम ने मरवा दिया। भाई सुरेंद्र शर्मा, जिनके घर में चंद्रशेखर आजाद रह रहे हैं, जिसके घर पे खाना खा रहे हैं, जिसके साथ इतने करीबी रिश्ते हैं, उस व्यक्ति को उनकी शहादत का पता नहीं है, तो नेत्राम को कैसे पता चल जाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद विजिटिंग कार्ड देते थे कि भैया यहाँ करके मिल लेना? धर्मेंद्र गौड़ ने एक और बहुत ही खराब वाकया लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद सवेरे नेहरू जी से मिलकर के आए और उसके बाद गोली चली, वो शहीद हो गए।
नेहरू जी के पिताजी की डेथ 6 फरवरी को होती है और 18 फरवरी को उनकी 13वीं मनाई जाती है। 18 फरवरी को ही शाम को या 19 फरवरी को दिल्ली चले जाते हैं। वहां पर लॉर्ड इरविन के साथ समझौते की वार्ताएं चल रही है। महात्मा गांधी यहाँ 16 तारीख तक रहते हैं और 16 तारीख को यहाँ से जाते रुखसत होते हैं। उस दौरान नेहरू के यहाँ होने की जो तस्दीक है वो क्रांतिकारी महिलाएं जो उनसे मिलने गई हैं वो करती हैं, सुशीला देवी करती हैं और इवन दुर्गा देवी करती हैं। मात्र 24 घंटे पहले जब आजाद जी गोली से शहीद होते हैं यहाँ पे, और इतने सारे और जो जितनी चिट्ठियां उसमें मुकाम दिल्ली लिखा हुआ है वो अंसारी जी के घर पे मौजूद है, गांधी जी भी और नेहरू जी। उसके बाद एक व्यक्ति आकर के लिखता है 40 साल 50 साल 60 साल बाद कि वो उनसे सवेरे मिलकर के आए और 2 घंटे बाद गोली चली और वो शहीद हो गए। तो एक धारणा लोगों ने बना लिया कि उन्होंने मुखबिरी कर दी। भाई चंद्रशेखर आजाद अगर इतने ज्यादा एक्सेसिबल होते तो शायद वो उस इंपीरियलिस्ट सरकार जो उस समय की साम्राज्यवादी सरकार थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज अस्त नहीं होता है, उस ताकत से वो 6 साल तक लड़ते रहे एज अ क्रांतिकारी, और उसके पहले 3 साल 4 साल उन्होंने बिताया था एज असहयोगी और अन्य रूपों में। तो मतलब वो 10 साल तक उस सत्ता के उस सरकार के खिलाफ खड़े रहे और उनका बाल बांका नहीं कर पाई। तो क्या इसी तरीके से विजिटिंग कार्ड बांटते रहे कि भाई मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगा, आप मिल लीजिएगा? ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने चूंकि ना तो मूल स्रोत देखे, ना तो कभी उनकी समीक्षा करने का प्रयास किया, ना तो उनपे जाने की, इवन महात्मा गांधी से उन्होंने अंतिम बार दर्शन यहीं पे किया है। चंद्रशेखर आजाद और सुरेंद्र नाथ शर्मा एक पार्क में बैठे हैं। महात्मा गांधी उनकी डेथ के पहले आ जाते हैं, मोतीलाल नेहरू जी की डेथ के पहले आ जाते हैं, यरौदा जेल से छूटने के बाद। फिर उनके साथ साथ वो लखनऊ तक जाते हैं, उनकी डेथ होती है मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू जी को जो वापस लाया जाता है, गांधी जी उनके साथ साथ आते हैं। और जो अंत्येष्टि मोतीलाल नेहरू जी की जब होती है बेनी घाट पर, यहाँ पर गंगा जी के किनारे, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद शरीक होते हैं। सुरेंद्र नाथ शर्मा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बिना खाए पिए वो अपना चेहरा ढक करके दिन भर उसी भीड़ में चलते रहे चंद्रशेखर आजाद, और शाम को लौट के आए मेरे घर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, भैया आज देश का बहुत बड़ा लीडर चला गया। जो अभी बातें हो रही थी कि ये जो हम एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्रांतिकारियों को हम उस समय के स्थापित नेताओं के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत तरीका है। उन लोगों की चाहे जो रही हो, उनकी विचारधाराएं अलग रही हो, लेकिन एक दूसरे के सम्मान को हमेशा करते रहे। सुरेंद्र नाथ शर्मा ने अपने संस्मरण में यह भी लिखा है, वो संस्मरण का स्रोत भी मैं बता दूं, नर्मदा का आजाद अंक 1964 में छपा था, उसमें यह संस्मरण बहुत लंबा संस्मरण है। उसमें लिखते हैं कि हम लोग पार्क में बैठे थे और इतने में देखा कि गांधी जी अपने 6-7 अनुयायियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। तो मैंने भैया की पीठ में, चेहरा मेरे तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी, तो हम दोनों लोग खड़े हो गए और फिर हमने दूर से उनको गांधी जी को प्रणाम किया और गांधी जी ने हम लोगों को देख करके हाथ उठाया। चंद्रशेखर आजाद अपनी शहादत के मुश्किल से 10 दिन पहले गांधी जी को प्रणाम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई वैचारिक लड़ाई नहीं थी, उन्होंने ना तो वैचारिक लड़ाई की है, ना तो भौतिक लड़ाई की है, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं की है, बस अपनी अपनी मान्यता थी। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पे था तो जो नए लड़के थे, युवा थे, उसकी तरफ आकर्षित होकर के उसमें शामिल हुए। चौरी चौरा केस के बाद जब असहयोग को अचानक वापस ले लिया गया तो वो अधर में आ गए, स्कूल कॉलेज को छोड़ चुके थे, उनको समझ में नहीं आया कि जाए कहां। उस समय क्रांतिकारी संगठन जो है वो धीरे धीरे बढ़े हैं और उन क्रांतिकारी संगठनों में उन्होंने, लेकिन दोनों का ध्येय एक था कि देश आजाद होना चाहिए, देश हमारा है तो उसके शासक हम होने चाहिए, या हर लोगों की समानता, चाहे महिला पुरुष की हो, चाहे जातियों की समानता, चाहे धर्मों की समानता, समानता होनी चाहिए। और यही ध्येय लेकर के वो लास्ट तक चले। वो व्यक्ति नहीं विचार थे। हम लोगों को समझना यही है कि उनके विचार क्या थे, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उन चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक मिथक जो उसने ये पैदा किया था कि वो किससे मिलकर के आए और किसने मुखबिरी की, मुखबिरी के ऊपर करीब 2 घंटे का एक मेरा लेक्चर है, वो यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा आलोक साहब से, और आप शायद अगर चाहें तो ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। 2-2 घंटे के 2 लेक्चर इसके पहले म्यूजियम में हुए हैं, जो कि बहुत वार्ता उस पर हुई है। एक लेक्चर तो सिर्फ इसी बात का है कि उनकी मुखबिरी किसने की, और लगभग वो 2 घंटे का है। जब आप उस पर सुनोगे तो जितने नाम आए हैं उनकी समीक्षा है और बहुत क्लियर है, वो आप सुनिएगा। लेकिन उसमें भी जो एक मिथक उसने और गढ़ा कि जो पिस्तौल उनके पास से बरामद हुई वो पिस्टल थी नहीं जिससे वो लड़ रहे थे, उनकी तो माउजर थी। लेकिन उस पर कम से कम 10 पन्ने मैंने लिखा है कि कैसे वही पिस्तौल थी, और बिल्कुल प्रमाणित स्रोतों से, चाहे वो थाने का रिकॉर्ड हो, चाहे उसमें आज उसकी लीडर की फाइल हो, चाहे आज की फाइल हो, चाहे पायनियर की फाइल हो, उससे चीजें निकाल करके मैंने दिखाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से 2-3 कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रही हैं, उसी की चर्चा करके मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। इसमें एक व्यक्ति तो उनका तीसरा साथी था। जिस समय गोली चली है
आज तक इतिहास के किसी किताब में मैंने ये नहीं पढ़ा कि उनका तीसरा साथी भी था। लेकिन जितने समकालीन स्रोत हैं सब कहते हैं कि सुखदेव राज और चंद्रशेखर आजाद के अलावा भी कोई व्यक्ति था, चाहे उस समय के उस दिन की लीडर की फाइल हो, चाहे उस दिन की पायनियर की फाइल हो, चाहे उनकी पहली जीवनी मार्च 1931 में, मई 1931 में जो छपी है चंद्रशेखर आजाद की, उनके साथी बलदेव मिश्र ने लिखी थी, उसमें हो, या इंटेलिजेंस की फाइल्स हो, हर जगह लिखा है कि 3 साथी थे। वो 3 साथियों के साथ देखा गया। तो आज तक इतिहास ने उस तीसरे साथी को क्यों नहीं खोजा? मैंने खोजा है, करीब 10 पन्ने उस पर लिखा है। उसका नाम हजारी लाल था। हजारी लाल वहां मौके पर मौजूद था। उसके बाद वो भागा है और उसकी भूमिका पर आज तक कोई किसी ने प्रश्न चिन्ह तो खैर छोड़िए। 1937 की छपी हुई किताब है जो टेररिज्म इन इंडिया, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है बेसिकली इंटेलिजेंस विभाग की, और वो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है, यहाँ की लाइब्रेरी में भी होगी। उसमें बिहार वाले खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्हेन चंद्रशेखर आजाद वाज शॉट डेड, ही वाज प्रेजेंट देयर एंड ही फ्लेड फ्रॉम देयर। इसके बारे में हजारी लाल के बारे में। लेकिन उन लाइनों को 1937 से आज तक किसी ने निकालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि किसी ने मूल स्रोत पे काम करने की कोशिश नहीं की। ये श्रेय लेने की बात नहीं है, ये मेरे लिए तो दुख की बात है कि अगर क्रांतिकारियों पे या किसी भी एंगल पे, क्रांतिकारियों पे ही क्यों, जो हमारे उस समय के जितने भी बड़े नेता थे, नामचीन नेता थे, उनमें इस तरह का काम हम लोग क्यों नहीं कर पाए। शहादत की बात अंतिम, हाँ, एक साथी और, ये तो उनका जो साथी अज्ञात साथी था, तीसरा साथी वहां मौजूद था, जो उनकी एक्चुअल में मुखबिरी किया था, उसका नाम शिवचरण लाल मिस्त्री था। उसकी मैंने ओरिजिनल फाइल पढ़ी है और उस फाइल को पढ़ने के बाद मैं 110% क्लियर हूं कि उस व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की है। बाकी जितने लोग हैं वो सहयोग में होंगे, पुलिस से जुड़े होंगे, उनके ऊपर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाता, लेकिन संकेत कर पाता हूं कि इनकी भूमिका क्या रही होगी। लेकिन शिवचरण के बारे में मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं, और आज तक शिवचरण का नाम भी इतिहास नहीं जानता है। यह भी पहली बार इतिहास के सामने लाया जा रहा है, देश के सामने पहली बार लाया जा रहा है। उनकी शहादत पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो भी एक बड़ा मिथक है कि उन्होंने अंतिम गोली, जो ड्रामा, और ये ड्रामा भी जो मैं बता रहा हूं, ये ड्रामा भी पहली बार भविष्य की उसी अखबार में छपा है और वहीं से ये शुरू होता है। क्योंकि इतना कैची है, इस पे इतनी अच्छी मूवी बन सकती है, इतना अच्छा ड्रामा बन सकता है कि वो फिर चलता ही रहा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ड्रामा लिखना या ड्रामा बनना गलत है, या फिर उनके ऊपर मोशन पिक्चर बनना गलत है, या इस तरह के फैक्ट को डालना गलत है। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम उन सारी चीजों को देख या सुन रहे हैं तो हमें सच को भी जानने का अधिकार है। अब चॉइस हमारी है कि हम इसको मानेंगे कि उसको मानेंगे। ये चॉइस हमारी है, हम कहीं इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप इस बात को मानिए। दिस इज योर चॉइस, दिस इज ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई तथ्य है तो उस तथ्य को हमारे सामने आना चाहिए। बाकी सबका विवेक है, जिसको जो पसंद आए वो उसको माने। तो जैसा कि मैंने हल्का से हिंट किया कि चंद्रशेखर आजाद जब घिरे, तो इसके पहले कि वो एक्शन करते, गोली चलाते, उसके पहले ही जो एसपी सीआईडी था उस समय का, नाट बाबर, उसने गोली चला दी और वो गोली उनकी जांघ में लगी, उनके पैर की जांघ में लगी, जिससे उनकी हड्डी क्रैक हो गई। और फिर वो वहां से सरक करके, खिसक करके वहां पर उसका मौलश्री का पेड़ था, जामुन का पेड़ था, उसके नीचे वो पीछे चले गए और उसके पास से फिर वो गोली चलाते रहे। ये नहीं पता चलता कि उनको दूसरी गोली किसने मारी थी या कैसे लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान वो गोली मिली बिल्कुल फेफड़े के पास, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं कि अगर किसी आदमी को श्योर और सर्टेन मारना है तो आप यहाँ पे उससे चाकू से 3-4 इंच का छेद कर दीजिए, उसका वो ऐसे ही मर जाएगा। रीजन उसका क्या है कि उसका डायाफ्राम जो है ना, उसमें खून भर जाएगा और वो जो उसके फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर देंगे। एक व्यक्ति के फेफड़े के पास ही जाकर के गोली रुकी हुई है और वो आदमी लड़ रहा है, उसके बाद भी उन्होंने मारा है। यहां पर नाट बाबर की गोली लगी है, उसकी पिस्तौल छूट गई है, फिर वो भाग करके मौलसरी का पेड़ था उसके पीछे उसने जगह ली है। उसके बाद वो लगातार उस पेड़ पे फायरिंग करते रहे हैं और फायरिंग करते करते फिर एक ऐसा मुकाम है, लोग दूर दूर से देख रहे थे। जैसा होता है कि गोली चल रही है तो कोई 200 मीटर देख रहा, कोई 300 मीटर देख रहा। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि हमने ये देखा, हमने वो देखा। मेरा अपना मानना यह है कि चूंकि वो पेड़ ऊपर जाकर के इस तरह से हो गया था जिसके पीछे नाट बाबर खड़ा था, और जिस पेड़ के पीछे चंद्रशेखर आजाद लेटे हुए थे वो पेड़ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो चूंकि वो गोलियां चला रहे थे और गोली उसको लग नहीं रही थी, तो उनकी कोशिश ये थी कि उठ करके निशाना लेकर के उसको मैं मार गिराऊं। इस क्रम में वो उठे और फिर गिरे हैं। इस घटनाक्रम को लोगों ने दूर से देखा है, तो फिर उस पर कहानी जुड़ना शुरू हो गई और एक ने कहा तो फिर दूसरे ने सुना, दूसरे ने कहा तो तीसरे ने सुना। और ये कहानी भी ऐसा नहीं कि बाद में जुड़ी है,
ये कहानी वहीं से जुड़ना शुरू हो जाती है। इवन लीडर ने भी इसको लिखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सांघातिक चोट है, मतलब फैटल वुंड है, वो उस व्यक्ति ने अपने से अपने को दिया है, मतलब ये कमिटेड सुसाइड। इसके ऊपर चर्चा पायनियर में भी मिलती है, पूरी की पूरी जो रिपोर्ट द ट्रिब्यून में भी छपी है, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन उन सब के बावजूद जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उनको समझे बिना हम उस चीज को, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और फैक्ट यही है कि जब भी किसी की डेथ होती है, अननेचुरल डेथ होती है, उसमें पुलिस की कार्रवाई होती है, तो उसमें दो प्रक्रियाएं निश्चित रूप से होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको कहते हैं पंचायतनामा, जिसको या पंचनामा कहते हैं। उसमें जाहिरा चोट को दर्ज किया जाता है कि शरीर पे व्यक्ति को कोई घाव है, कोई निशान है, उसको उलट पलट के देखा जाता है, उसको दर्ज किया जाता है। और उसके क्या बिलोंगिंग्स है, उसके शरीर पे क्या क्या है, धोती पहने, कुर्ता पहने, चश्मा पहने, जूता पहने, क्या पहने, वो नोट किया जाता है। ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट के दौरान ये लिखा गया है कि उनके पास चले हुए 22 कारतूस पड़े थे और जिंदा 16 कारतूस बचे हुए थे, यानी कि वो अंतिम कारतूस नहीं था, जो कि हम लोग को बताया जाता, अंतिम गोली नहीं थी। और जो पिस्टल थी वो उनके बाएं हाथ की तरफ पड़ी हुई थी। इसका मतलब ही वाज फायरिंग विथ लेफ्ट हैंड। और रीजन उसका मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी अंग में गोली लगती है, आपके पैर में गोली लगेगी तो पूरा पैर पैरालाइज हो जाएगा, आपके हाथ में कहीं भी गोली लग जाएगी तो पूरा हाथ आपका पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि जो मसल्स होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। ये साइंस है, ये साइंस है, इंटरकनेक्टेड होती है मसल। तो जब उनको ये गोली लगी तो उनका ये दाहिना अंग पूरा जो है ना, हाथ, वो बेकार हो गया, पैरालाइज हो गया। और इसी दिन रात के लिए वो प्रैक्टिस करते रहे दूसरे हाथ से। फिर बाएं हाथ से उन्होंने गोली चलाई है, ठाकुर विशेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ा है और उसी हाथ से उसको मारने का प्रयास किया नाट बाबर का। लेकिन जो उनको वुंड है, जो शरीर में चोट है, वो चोट बहुत ही सांघातिक चोट है, जिसके लगातार ब्लीडिंग हो रही है और उसके बाद भी वो 15 मिनट लड़े। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, ये अद्भुत है। मतलब जो बैटल हो सकता है ना, वो उस बैटल में वो अद्भुत बैटल है। जो पहले हम लोग सुनते थे कि नहीं, कि सर कट गया और धड़ 15 मिनट तक ऐसे ही लड़ता रहा, तो अब तो कभी कभी विश्वास होने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जोश में जो लड़ रहा है उसका सर कट गया और शरीर रिएक्ट कर रहा है। तो वो कुछ वैसा था। और फिर जो अंतिम गोली लगी है, जो अंतिम गोली लगी है, जिससे कहा जाता है कि उनका प्राणांत हुआ है, जो सर में लगी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी यही कही जाती है, और ये कहानी बहुत बाद में आई है कि उन्होंने अपने आप से गोली मारी, कि उन्होंने अपने आप से कनपटी पे लगा करके गोली मार लिया। तो देखिए, कनपटी, अगर कभी आप खोपड़ी का इतिहास वो पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो ये जो बोन होती है, दिस बोन इज कॉल्ड पैरेटल बोन, वो टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन कही जाती है। और इसके ऊपर पैराइटल बोन होती है, ये जो हिस्सा होता है ना, सबसे लार्जेस्ट बोन, जो 6-7 बोन होती है उसमें सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। उनको जो गोली लगी है टेम्पोरल बोन पे, पहली बात तो नहीं लगी है, यानी कि वो कनपटी नहीं है। उनको गोली लगी है पैराइटल बोन पे, दिस। दूसरी बात कि अगर गोली यहां लगेगी तो पार यहां से होगी, वो गोली यहां फंसी हुई है, पोस्टमार्टम निकल रही है, मतलब एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब कहीं हाइट से गोली आ रही है। और जो सिपाही गोली चला रहे हैं वो नाले से चला रहे हैं। पीछे की तरफ शीशम के बड़े बड़े 6 पेड़ खड़े हैं, रिकोशिट भी हो सकती है। रिकोशिट इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, हम लोग को पढ़ाया भी गया है कि 3 कंडीशन होती है। जब सटा के गोली चलती है, मारी जाती है, तो वुंड बहुत छोटा बनता है। जो घाव होता है, अंदर जाने का, प्रवेश करना का एंट्री वुंड, वो बहुत छोटा होता है। जो एग्जिट वुंड होता है बहुत बड़ा होता है, जहां से गोली निकलती है। और जो पिस्टल इतनी ताकतवर है कि 58 गज पर एक आदमी का जबड़ा तोड़ सकती है। अगर उसको भेजे से सटा के मारा जाए तो क्या कंडीशन होगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तो एग्जिट वुंड है ही नहीं है, मतलब गोली निकली नहीं है, गोली फंसी हुई है। दूसरी बात यह है कि जब भी सटा के आप चलाएंगे गोली, तो उसमें जो फ्लेम होती है ना, वो फ्लेम अंदर की तरफ ट्रेवल करती है। उसके साथ जो चार्ज पार्टिकल होते हैं कार्बन के, उनकी एक ट्रेल बनती है। वो पोस्टमार्टम में नहीं है। पायनियर भी लिख रहा है और जो लीडर है वो भी लिख रहा है कि जो पोस्टमार्टम का पैनल बना था उसने इसको तस्दीक नहीं किया है। ना तो अंदर जलने का फ्लेम है, ना तो अंदर चारकोल है, मतलब जो कार्बन है उसके पार्टिकल भी नहीं पाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि थोड़ा दूर से मारा जाए, लेकिन 1 फीट के अंदर से मारा जाए। 1 फीट के अंदर से मारा जाएगा तो जो फ्लेम होती है वो ट्रेवल करती है, वो झुलसा देती है, मतलब चमड़ी जल जाएगी, बाल जल जाएगा, वहां की सिंजिंग हो जाएगी, वो जो चमड़ी होती है। तो वो कंडीशन भी वहां पे नहीं है। और तीसरी कंडीशन होती है कि 1 फुट के दूर से या 3 फुट के अंदर से मारा जाए, तो उसमें छोटे छोटे वो आते हैं, टैटूइंग उसको कहते हैं, काले काले जो अनबर्न्ट बारूद होता है, वो जो हमारी सब क्यूटीनियस चमड़ी होती है ना, इसमें आ जाता है, तो वो जैसे टैटू बनाते गोदना, उस टाइप का दिखता है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब कि वो गोली 3 फीट के दूर से कहीं से ट्रेवल होकर आ रही है। ना तो उसमें सिंजिंग है, ना तो उसमें बर्निंग है, ना तो उसमें चारकोल है, ना तो वो ट्रेवल करने का कोई ट्रेल है, फ्लेम से जलने का कोई ट्रेल नहीं है, और ना तो वो गोली निकली है।
अब इतने फैक्ट सुनने और समझने के बाद अगर आप इसको मानना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। जो पहले से कहानी चली आ रही है उसको मानिए। मेरा कहना सिर्फ यही है कि सच जो था उसको उभारने का, खोजने का प्रयास किया गया और उसको सामने रखने का प्रयास किया गया। इतना सब बताने से आप बिल्कुल ये ना समझिएगा कि ये पुलिस वाले ने लिखा है तो पुलिसिया चीजें ही लिखी होंगी। कहानियां भी बहुत सुंदर सुंदर है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं। और आज ही एक हमारे मित्र हैं हितेंद्र पटेल जी हैं, उनका सुबह फोन आया था, कोलकाता में है। उन्होंने कहा कि मैंने एक किताब लिखी थी, अभी क्या शायद छपी भी उनकी किताब, उपन्यासों के माध्यम से इतिहास लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरे किताब जैसी ही है, कि कहानी जैसी लगती है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो फैक्ट भी है और कहानी भी है, लेकिन कुल मिलाकर के कोशिश यही है कि सच को सामने रखा जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोगों ने धैर्य से सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।